नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। साथ ही हम सरकार के विकास कार्यों के बारे में आपको हम बताएंगे जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पंद्रह जुलाई यानी कि गुरुवार को हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ समारोह का आयोजन गुरुवार को सुबह 11:30 बजे हरियाणा राजभवन में किया जाएगा और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात भी की और उन्हें शुभकामनाएं दी। अंबाला में सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस की कलह को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत भी दी। अनिल विज ने आंदोलन को बेअसर बताया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही खींचतान पर नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बार बार पार्टी बदलने से बेहतर है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी बना लें। देखो, सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएगा कौन सी में नहीं जाएगा ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरी उसको राय है कि वो बार बार अलग अलग पार्टियों में जाके पार्टियों को खराब ना करे। अच्छा ये है कि वो अपनी अलग से ही पार्टी बना ले। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी नेता योगेंद्र यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आंदोलनकारी नेताओं से सरकार पहले ही अपील कर चुकी है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करें और आंदोलन को आंदोलन ही रहने दें, कानून हाथ में न लें। सरकार कुछ नहीं कह रही है। सरकार कह रही है आपका आंदोलन है, आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, अपने लोगों को समझाइए कि आंदोलन को आंदोलन के रूप में करें, आंदोलन को लड़ाई मत बनाएं और कानून को हाथ में मत लें, शांतिपूर्ण तरीके से करें, आंदोलन चलते रहते हैं। वहीं गृह मंत्री विज ने कहा कि सही मायनों में आंदोलन अपना असर खो चुका है। नहीं, अब वो अपने बार बार अपनी नीतियां बनाते हैं, अपना करते हैं। सही मानों में तो ये आंदोलन अपना असर खो चुका है। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में अब सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज के लिए उपभोक्ताओं को ना तो लंबी लाइनों में लगना होगा और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज का एटीएम स्थापित करने की योजना पर काम किया है, जिसकी पायलट प्रोजेक्ट साइबर सिटी गुरुग्राम से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति का प्रभार भी है, उनका यह कहना है कि ग्रेन एटीएम लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मशीन को लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपो पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा और सार्वजनिक अनाज प्रणाली में पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये मशीनें न सिर्फ सरकारी डिपो संचालकों को अनाज वितरण करने में सहायक साबित होंगी बल्कि इससे डिपो संचालकों का समय भी बचेगा। गुरुग्राम जिले के फरुखनगर में ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इन अन्न आपूर्ति मशीनों को प्रदेश भर में सरकारी डिपो पर लगाने की योजना है। आपको बता दें कि ये एक स्वचालित मशीन है जो कि बैंक एटीएम की तर्ज पर काम करती है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। मशीन में लगी टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन भी लगी है, जहां पर लाभार्थी को आधार या फिर राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कल्पाल गुर्जर ने कहा है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर हैं और हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं और इसीलिए हम किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
अभिभावक निश्चिंत होकर यानी कि खुले मन से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, किसी तरह का डर उनको नहीं होना चाहिए। प्रदेश में 16 जुलाई से 9वीं और 12वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो खोले जा रहे हैं, यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। इसके बाद बारी बारी से स्कूलों को खोलने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। उसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। फिलहाल पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर अभी विचार नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या फिर नहीं भेजना है, ये पूरी तरह से अभिभावकों पर ही निर्भर है। स्कूल ना आने वाले बच्चों की कोई गैर हाजिरी भी नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की लगातार आशंका व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क भी है और अगर इस तरह के हालात बनते भी हैं तो सरकार उसी हिसाब से फैसला करेगी, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, टेम्परेचर जैसी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से 10 कमेटियां गठित की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चर्चा की है, उनसे भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए साल 2025 तक ही इसे लागू करने की मंशा जाहिर की है। वहीं चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बसों का किराया बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर पर आंदोलन के चलते रोडवेज बसों को अब KMP से होकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से दूरी बढ़ गई है। बढ़ी हुई दूरी के चलते किराए में बढ़ोतरी की गई है। बाकी मार्गों पर बस किराए में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और ना ही हमारा किराया बढ़ाने का कोई विचार है। उन्होंने बताया कि वॉल्वो बस सेवा भी शुरू हो गई है और जल्द ही 18 नई वॉल्वो बसें चलाई जाएंगी। साथ ही साधारण रोडवेज बसों के बेड़े को भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कोविड गाइडलाइंस के आधार पर ही बसें चल रही हैं, आगे जो भी निर्देश होगा उसको फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लॉस हो रहा है इससे उसकी भी आपूर्ति की जा सकती है, उसको भी पूरा किया जा सकता है। और जिस तरीके से ज़्यादा चक्कर रोडवेज को लगाना पड़ता है उसकी वजह से ये किराए में बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला छावनी में बारिश के पानी की सुचारू रूप से निकासी के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर लाइन की परियोजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से पानी की निकासी की अंबाला छावनी में कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने के लिए काम तेजी से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फरवरी 2021 से यह काम शुरू कर दिया गया। 4 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में RCC की पाइप डाली भी जा चुकी है। गौरतलब है कि स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने के लिए 350 mm से लेकर 1000 mm तक के पाइप डाले जा रहे हैं और इनकी क्षमता और दक्षता बेहतर है। स्टॉर्म वाटर लाइन के लिए 1533 मेन हॉल बनाए जाएंगे ताकि बरसाती पानी का कहीं भी ठहराव ना हो और सुचारू रूप से निकासी कर सकें। इसके अलावा 2655 इंस्पेक्शन चैम्बर भी बनाए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से अलग किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को अलग करने से किसानों को फायदा होगा। इसकी जिम्मेदारी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। वो किसानों के हित में अच्छे कदम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में गन्ना किसानों की अब कोई पेमेंट बकाया नहीं है। 10 जुलाई तक सभी किसानों को बकाया पेमेंट किया जा चुका है। मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही सहकारिता जो विभाग है उस सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से अलग करके अलग विभाग बना दिया गया है। और सहकारिता विभाग में किस तरीके के कामकाज रहते हैं और इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री होने के नाते किस तरीके से कामकाज रहता है, किस तरीके से ये विभाग लोगों को मदद पहुंचाता है, फायदेमंद ये विभाग सहकारिता विभाग है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सहकारिता विभाग हरियाणा में पहले से ही अलग विभाग के तौर पर काम कर रहा है। आप इसके
कैबिनेट मंत्री होने के नाते आप इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन अब मोदी की कैबिनेट में भी इस विभाग को कृषि से निकालकर अलग विभाग बनाया गया है। क्या समझते हैं सर आप, इससे क्या फायदा होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केंद्र के अंदर भी सहकारिता विभाग को अलग से बनाया, और उससे अच्छी बात यह है कि माननीय अमित शाह जी को ये विभाग दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये विभाग और भी अच्छी तेजी से काम करेगा। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ही एक ऐसा विभाग है जिसके जरिए हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अब इस विभाग में जो हमारा ये जो कोऑपरेटिव विभाग है, ये ज़्यादातर किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, और इससे किसानों को जो देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, उसमें भी इसको काफ़ी फायदा होगा। जी सर, आप ये सहकारिता विभाग आपने कहा किसानों से जुड़ा हुआ है, आप इस महकमे के मंत्री हैं, पिछले काफ़ी समय से जो है वो आपका सहकारिता विभाग प्रदेश में किस तरीके से किसानों के हित में काम कर रहा है? चूंकि अगर गन्ना किसानों की हम खासतौर पर बात करें तो पिराई का जो सीजन है वो आपने इस बार नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू करने का फैसला किया, यानी पहले पिराई शुरू हुई, उसका क्या कोई बेनिफिट मिला? और आगे सर गन्ना किसानों की पेमेंट तक की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में क्या स्टेटस है? देखो, पिछली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि भी शुगर मिल्स में सुधार कैसे हो सकता है, और उस सुधार के लिए हमने बीच बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमडी शुगर मिल्स, डायरेक्टर्स और किसानों से बातचीत की, और उस बातचीत में निकल के आया ये भी एक पॉइंट आया कि अगर शुगर मिल्स को समय पर शुरू कर दिया जाए तो उससे किसानों को फायदा होगा। और उसके उन सुझावों को मानते हुए हमने पिछले सीजन के अंदर जो पिराई का जो सीजन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में सभी मिलों को शुरू करने का काम किया, और उससे किसानों को ये फायदा हुआ कि सभी किसानों का गन्ना पिराई हो गया पूरा, और किसानों को खेत खाली मिल गया ताकि आगे जो गेहूं की बुआई है वो समय पर कर सकें। तो इससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ। जहाँ तक बात है पेमेंट की बात कर रहा था, तो पेमेंट की आज अब की बार हमारा लगभग 466 लाख क्विंटल गन्ना पिराई हुआ था, और उसकी लगभग 1500 करोड़ रुपए की पेमेंट बचती है। वो अभी जून के अंदर हमने सभी अधिकारियों को, एमडीज को और एसीएस साहब और सभी आए थे अधिकारी, उनके सामने ये कहा था कि भाई हम जो भी पेमेंट बची हुई थोड़ी बहुत वो पूरी किसानों की 10 जुलाई तक कर दी जाए, और उन्होंने कमिटमेंट किया था, और मुझे खुशी है कि 10 जुलाई तक हमने सारी पेमेंट किसानों की कर दी है। कोई जो हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनका किसी का भी किसान का पेमेंट बाकी नहीं है। जी सर, आपने एक बात की कि जो है वो उत्पादन जो है वो इस बार, इसका मतलब आपने जो आंकड़ा बताया कि पिराई शुरू हुई, इतना गन्ने का उत्पादन जो है वो हुआ, पिराई इतना गन्ना हुआ, तो उत्पादन गन्ना का इस बार बढ़ा है, इसका मतलब? हाँ, उत्पादन बढ़ा है, और ये भी देखा होगा आपने कहीं बीच में मिल बंद नहीं हुई, और उसका कारण ये था कि पिछली बार जब हमने मीटिंग की तो हम सभी एमडीज को ये डायरेक्शन दी थी कि भाई आप अपने जो भी मिल के अंदर मेंटेनेंस है उसको पहले ही पूरा कर लें, और अक्टूबर से पहले उसको पूरा कर लें ताकि हम नवंबर में मिल शुरू करें। और सभी अधिकारियों ने अच्छा इंटरेस्ट लिया, और उन्होंने अपने सभी मिल्स का जो मेंटेनेंस वो प्रॉपर कर लिया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बीच में कोई शुगर मिल बीच में बंद नहीं हुई और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। सर, ये जो मिल है ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, चूंकि शुगर मिल की स्थिति जो है वो पहले की अगर हम बात करें, कुछ पिछले सालों में अगर हम जाते हैं तो शुगर मिल खराब हो गया, मेंटेनेंस जो है वो उनकी नहीं बन पाती थी। आज की तारीख में आपके प्रदेश के कितने शुगर मिल सरकारी हैं, कितने निजी हैं, क्या स्थिति है सर? मतलब मेंटेनेंस को लेकर आपने कोई नीति बनाई है क्या? क्योंकि मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों की वजह से अगर मिल बंद हो जाते थे, एन मौके पर किसान जो है वो गन्ना लेकर सड़क पर होते थे, लेकिन आज की तारीख में क्या हालात हैं सर? देखो, पिछली बार भी हमने इस मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया, और अब की बार भी हमने कहा है कि भाई मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे हो जानी चाहिए, और उसके लिए कमेटियां बनाई हैं, और उस कमेटी में ये चीफ इंजीनियर लिया, कहीं केमिकल इंजीनियर लिया है, कहीं पे हमने एमडी लिया है, तो एक कमेटी बनाई। वो कमेटी जाके देखेगी कौन सा पार्ट बदलना है या नहीं बदलना। कई बार पहले ऐसे होता था कि बदलना नहीं होता, कागजों में बदल जाता था, तो उससे क्या होता था कि मेंटेनेंस का अन्नाफ शनाफ खर्चा हो जाता था, और वो सारा खर्चा किसान पर पड़ता था। अब जब कमेटी बन गई तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि उसमें ये रहेगा कि अगर कोई पार्ट बदलना है तो उसको बदलें, अगर नहीं बदलना
तो ना बदलें, तो उससे इससे फायदा होगा और किसानों को इसका फायदा डायरेक्टली मिलेगा। यानी सर जो शुगर मिलों में मेंटेनेंस के नाम पर जो कागजी कार्रवाई होती थी, अब वो कागजी कार्रवाई ट्रांसपेरेंसी से होगी और एक कमेटी उसके लिए काम करेगी। हाँ, वो देखेगी कि अगर किसी पार्ट की जरूरत हो तो ही बदला जाए, ऐसा नहीं कि मनमर्जी से भाई उसको बदल दिया जाए सिर्फ कुछ फायदा उठाने के लिए अधिकारी। सर इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑयल मिल की, प्रदेश में ऑयल मिल जो है वो किस स्थिति में है, कितनी ऑयल मिल है, और एक पिछले दिनों आपने एक घोषणा की थी कि एक नया ऑयल मिल जो है वो हरियाणा में आप बनाने वाले हैं, दक्षिण हरियाणा में खासतौर पर उसकी चर्चा थी, अब उसमें कहाँ तक पहुंचे हैं सर? देखो, पहले ऑलरेडी हमारे पास 2 ऑयल मिल्स काम चल रही हैं, एक तो रेवाड़ी के अंदर कौनसीवास में और एक हमारे नारनौल के अंदर, और तीसरी हम रेवाड़ी रामपुरा में 150 मीट्रिक टन की एक ऑयल मिल और बनाने जा रहे हैं और उसका जल्दी ही शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जो हमारी ऑलरेडी हैं नारनौल और रेवाड़ी के अंदर, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का एरिया है वो वहाँ पे सरसों ज़्यादा होती है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसकी नई एक ऑयल मिल बनाने का काम कर रहे हैं। तो जो नई ऑयल मिल है सर, उसको बनाने को लेकर कामकाज कब तक शुरू हो पाएगा, यानी किस स्थिति में आज की तारीख में है? जिस तरह से अधिकारियों से मेरे को जानकारी मिली है तो वो ये कह रहे हैं कि जल्दी ही उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले 15 दिन के अंदर शायद उसका शिलान्यास हो सकता है। सर इसके अलावा मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि जो वीटा है, वीटा को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि जो है वीटा के प्रोडक्ट को लेकर आपने क्या जो वो योजना शुरू की है, अब क्या नीति है वीटा को लेकर? देखो, वीटा के जो हमारे बूथ हैं वो कम हैं, तो हमने अधिकारियों से कहा है कि भाई हम एक तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ाएं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ साथ वीटा के बूथ भी बढ़ाएं, ताकि जो हमारे वीटा के प्रोडक्ट्स हैं वो हर जगह मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फ़ायदा उठा सकें। जी सर, जो वीटा के जो आपने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि ज़्यादा सप्लाई जो है वो उपभोक्ताओं तक हो सके। इसके अलावा जो रेट सर अभी इंक्रीज हुए हैं, 2 रुपये के करीब रेट बढ़े हैं, मदर डेयरी या वेरका को वीटा सप्लाई देता है, क्या कारण है कि 2 रुपये का रेट अभी बढ़ाया गया है सर? देखो, ये हमारी जितने भी 6 हमारे मिल्क प्लांट हैं हरियाणा के अंदर, और वो किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन है, चाहे वो मदर डेयरी के साथ हो, चाहे अमूल के साथ हो या दूसरे, तो जब उन्होंने रेट बढ़ाए हैं तो फिर इनके साथ साथ इनके भी रेट बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से इनको रेट बढ़ाए। गन्ना किसानों को खासतौर पर क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे, क्या उनके लिए आप कहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप शुगर मिल जो है उनके मेंटेनेंस को लेकर आपने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी के आधार पर उसमें काम होंगे, आपने उनकी बकाया पेमेंट अभी तक 10 जुलाई तक कर दी है, गन्ना किसान क्या आप कहेंगे गन्ना किसान? देखो, गन्ना किसान खुश हैं, क्योंकि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 रुपये मतलब 350 रुपये क्विंटल रेट किया है, जो कि पूरे देश के अंदर हरियाणा में गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा है, तो किसान खुश हैं। और उसके बाद जो समय पर पेमेंट हुई है उससे भी लोग किसान खुश हैं। और किसानों की सुविधा के लिए हमने सभी जगह अटल किसान कैंटीन के नाम से सभी जगह कैंटीन खोली हैं, ताकि किसान को जो गन्ना लेके आता है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रेस्ट हाउस भी हैं उनकी रेस्ट करने के लिए। और अब की बार हमने सारा जो गन्ना किसान लेके आता है उसको ऑनलाइन किया हुआ है, और गन्ने जब किसान घर से चलेगा तो उसको मैसेज आएगा भाई अब आप घर से चलो, उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े मिल के अंदर। तो ये काफ़ी सुविधाएं हमने किसानों को दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने सहकारिता विभाग को अलग विभाग जो है वो बनाया है, यानी कृषि विभाग से उसको अलग किया है, जिसके मंत्री भी जो अमित शाह हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको उसका कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि इससे आगे और ज़्यादा किसानों को फायदा होगा, तरक्की जो है वो किसान और करेंगे। और इसके अलावा हरियाणा में सहकारिता विभाग ने जो जो कदम उठाए हैं उनकी जानकारी भी बनवारी लाल ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सतबीर कादियान से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में पानी की कमी के बावजूद भी दिल्ली को पूरा पानी दिया गया। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सतबीर कादियान हैं। डॉक्टर साहब, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी ऑफ हरियाणा की, क्या चर्चा हुई है, क्या इसमें जो है वो मंथन किया गया है? हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें कुछ निर्देश दिए गए थे कि द्विवर्षीय जल योजना बनाना, ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज़ करना, और जहां हर एक जो विलेज लेवल पे
कैटेगराइजेशन को ठीक प्रॉपरली करना कि वो और एक्सप्लॉइटेड है या सेफ है, क्योंकि उसके हिसाब से आगे बाकी के कार्यक्रम चलेंगे। तो अथॉरिटी ने आज इन्हीं बिंदुओं पे काम किया और इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि अटल जल का भी पार्ट है, वो है कि हर गांव की एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाई जाए। हो क्या रहा है कि हरियाणा के अंदर टोटल 141 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 85 ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, यानी कि उनके भूजल स्तर का दोहन उस रिचार्जिंग से कहीं अधिक है। आने वाले समय में ये स्थितियां हो सकती हैं कि हमारे पास ग्राउंड वाटर कुछ एरियाज में बिल्कुल ना हो, जिससे बाकी सारे जो तमाम संकट हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो अथॉरिटी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो डील कर रहे हैं पानी के विषय को और पानी की कंजर्वेशन को और पानी के यूज़ को, उन सभी को निर्देश देने का काम करेंगे, वही आज निर्णय हुए हैं। सर, जो चाहे वो सिंचाई विभाग है या अन्य जो विभाग है, जो चाहे वो पब्लिक हेल्थ है यानी जन स्वास्थ्य विभाग है, उन तमाम की जो पेयजल को लेकर या फिर सिंचाई के पानी को लेकर जो अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर रिसोर्सेज अथॉरिटी जो है आपकी वो नज़र रखेगी किस तरीके से, कहाँ पानी का किस बिल्कुल ये सही बात है कि अब ये जो विषय था बड़े लंबे टाइम से पेंडिंग था कि कोई एक मैकेनिज्म नहीं था कि पानी को एक पूरा संसाधन की तरह से एक मॉनिटरिंग और एक उसकी रेगुलेशन और मैनेजमेंट हो। तो ये अथॉरिटी 2020 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसका गठन करवाया है और उसमें मैडम केसनी जी जो अभी हैं यहाँ पे, वो इसके पहले चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। तो अब मेरे ख्याल में सभी चीज़ों को एक तरीके से एक एम्ब्रेला के नीचे लाके और उनको निर्देशित करने का काम अथॉरिटी करेगी। सर, जल संकट निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है और हाल ही में इस सीजन की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार बार बार हरियाणा पर आरोप लगा रही है कि हरियाणा जो है वो अपना जो तय जल कोटा है उससे कम पानी की सप्लाई कर रहा है, इसलिए दिल्ली में संकट खड़ा हो गया। कोर्ट तक जाने की बात जो है वो इस मामले में सामने आई है। क्या सर वास्तव में ऐसा है क्या कि हरियाणा ने पानी की कटौती कर दी हो? ये बिल्कुल दुखद है कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं ये बता दूं कि दिल्ली किस पानी के बारे में बात कर रहे हैं। एक एलोकेशन है, यमुना में जो पानी आता है उसकी एलोकेशन का मैकेनिज्म है, उसके तहत दिल्ली को 719 क्यूसेक की एलोकेशन हुई, जो कि 25 साल तक है। आगे 1994 में एलोकेशन हुई, 25 ईयर्स तक है, वो फ्रीज कर दी गई है। लेकिन 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला कि उनको 330 क्यूसेक और पानी दिया जाए, यानी कि मूनक पे दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी दिया जाए, जो कि 1996 से हरियाणा लगातार दे रहा है। कभी हरियाणा ने इस पे डिफॉल्ट नहीं किया है, अब भी स्थिति यही है। लेकिन इस साल एक बड़ी कठिन स्थिति ये है कि यमुना में लगभग 40% कम है पानी, जो आना चाहिए था इन दिनों में उससे 40% कम है। लेकिन दिल्ली को फिर भी हम 1049 क्यूसेक पानी दे रहे हैं मूनक पर। इसका ये मतलब हुआ कि जो पानी उनको जा रहा है वो कहीं से तो पूरा हो रहा होगा, वो हरियाणा के हिस्से से पानी जा रहा है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी जा रहा है, दे रहा है। इसके अलावा जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा रिजर्वायर है, जो रंजीत सागर रिजर्वायर है, उन दोनों में भाखड़ा रिजर्वायर में लगभग 25% का डेफिसिट है पानी का और रंजीत सागर डैम में 30% का डेफिसिट है पानी का। तो इन संकटों से हरियाणा लगातार जूझ रहा है कि पानी की आने की जो मात्रा है वो कम हो गई है और दिल्ली की डिमांड जस की तस है। रादर उसको पूरा करने के बाद हरियाणा अपने हिस्से से पानी दे रहा है, उसके बाद भी दिल्ली एक तरीके से कह रहे हैं कि वो हरियाणा हमें हिस्से का पानी दे रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। जहाँ तक बात न्यायालय में जाने की है तो इस साल के शुरुआत में दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक बड़ी हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे थे। उन्होंने पाया कि हरियाणा बिल्कुल ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। और ये स्थिति अभी नहीं, इससे पहले UIRB बार बार कह चुका है। UIRB की जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है उसकी लास्ट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने दोबारा से दोहराया कि हरियाणा की एलोकेशन है।
अब दिल्ली इस तरीके से कि जी एक तो हम अपने हिस्से का पानी हरियाणा उनको दे रहे हैं, दूसरा ये कहें कि जी हरियाणा पानी नहीं दे रहा, ये बहुत दुखद है। जी सर, अंतिम सवाल है, राजनीतिक आरोप एक तरह से हो सकता है, लेकिन आप हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के सीईओ हैं, राजनीतिक बयान पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई कोऑर्डिनेशन दिल्ली के अधिकारियों के साथ हुआ हो या आगे विचार कर रहे हो कि ये जो मामला उलझा है इसके ऊपर विचार किया जाए आगे? इसमें जब ये केस जो मैं कह रहा हूँ साल के शुरुआत में डाला था, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब इस केस को डिस्पोज ऑफ किया, ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो वो अपर यमुना रिवर बोर्ड जा सकता है और हरियाणा को लिखित में अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी वो हरियाणा देख लेगा कि उसको कैसे क्या है। मुझे नहीं लगता कि इस किसी भी उसका उन्होंने पालन किया है कि हरियाणा। जी, थैंक यू। डॉक्टर सतबीर कादियान हमारे साथ थे, जो हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के सीईओ हैं। आज बैठक हुई है, बैठक में मुख्यमंत्री के साथ जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो तय किया गया था उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही दिल्ली जो हरियाणा पर पानी की सप्लाई कम देने का जो आरोप लगा रहा है उस पर भी सीईओ जो सतबीर कादियान है उन्होंने कहा है कि हरियाणा की तरफ से पर्याप्त पानी जो है वो दिल्ली को दिया जा रहा है। हरियाणा के पास जो सोर्सेज हैं उनसे पानी की उपलब्धता भले ही कम है, लेकिन दिल्ली के पानी में हरियाणा की तरफ से कोई कटौती नहीं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तुम्हारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।